अच्छा मेरी बात सुने। देखिए पहली बात तो ये कि जो एक सेकंड फकर मैं बस एक लाइन बोलूंगी कि जो एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, एयरपोर्ट तो उस वक्त से बंद हुआ है कश्मीर का जब से इंडिया ने वहां पे गड़बड़ शुरू की है। और दूसरा जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो अब काफी हद तक कंट्रोल में है, 85% बलोची बिल्कुल आराम से, वो भी इंडियन की ही इन्वॉल्वमेंट थी। और आप जानते हैं आपका जासूस भी वहां से पकड़ा गया था। और आप लोग मुसलसल, क्योंकि सी पैक तो बर्दाश्त हो रहा नहीं है इंडिया से, इंडिया परेशान है कि सी पैक बन गया तो पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। तो वो जो एक जेलसी है। दूसरा पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान के लोग हो, सर हमें अगर किसी को चपेड़ लगानी होती है ना, हम सामने आके एक टिका देते। हमारा वो स्टाइल है, हम छुप के वार नहीं करते। इंडिया हमेशा से छुप के वार करता है, अपने जासूस भेजता है और इसका नुकसान करता है। जी फखर। नहीं, मैं एक बार फकर साहब एक मिनट में जवाब दे दूं आपका कि फकर देंगे। मैं एक बार आपको मैं बात करना विद योर परमिशन। एक मिनट आपको थोड़ा सा आपको बलूचिस्तान पे आप दोनों को बता रहा हूं। बलूचिस्तान पे मुझे बलूचिस्तान पे सर आप बाद में आप मुझे दे दीजिएगा। मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ कि अभी आरजू जी जो कह रही थी कि हम आपके जासूस पकड़ा गया। पहली बात तो आप ये डिसाइड कर लें, मैं आपसे किसी प्रोग्राम में कहा, आप डिसाइड करें वो जासूस था या टेररिस्ट था। आप पाकिस्तान में आपका आर्मी का जो स्पोक्स पर्सन आता है वो कहता है कि वो टेररिस्ट था। आप आते हैं, आप कहते हैं जासूस था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि हम इसको जासूस बोलना है तो टेररिस्ट बोलना है। तो आप पहले उसको कुलभूषण का वो डिसाइड करें, हम उस बाद में देखेंगे फिर कि हाँ वो जासूस है टेररिस्ट है। दूसरी चीज आपने जो बोला ना कि ये टेररिस्ट, आपने जो हमको किसी को चपेट लगानी होती है, हम छुपके वार नहीं करते। तो इंडिया में 92 के बॉम्ब ब्लास्ट और आपके मुंबई में 26/11, उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट्स की बॉम्बिंग, इंडिया में जितने टेररिस्ट अटैक हैं ये सारे मतलब ये सामने आकर के आपने किए हैं। अगर आपकी फौज है, आपने रखी हुई है, आपकी फौज डायपर और कॉर्नफ्लेक्स बनाने में बिजी है, वो क्या किसी को चपेट मारेगी? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ फकर साहब, अगर मैं आप लोगों को पहले जवाब दे दूं। इन्होंने एक बात पर बात की कि वहां पे किसी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं हुआ। मेरे खैबर पुख्तूनख्वा के पिछले अगर 1 साल का हम डेटा निकालते हैं, वहां पे माइनिंग का बहुत ज्यादा बिजनेस है, कोल माइनिंग का, ठीक है। उसमें से और ज्यादातर लोग उसमें शांगला के रहने वाले, जो सवात के साथ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के लोग और उनकी डेड बॉडीज, उनको मारा जाते, मजदूर आम लोग होते हैं, उनका कोई वो नहीं होता। जो दिहाड़ीदार ठेकेदारों के साथ काम करने वाले लोग हैं वो। आपने ये बात की। दूसरी बात इन्होंने की कि ताज होटल की तरह का कोई हमला उन्होंने नहीं किया। लास्ट ईयर 2019 अप्रैल में पल कंटिनेंटल होटल गवादर में अटैक हुआ, जिसके अंदर तकरीबन 8 या 9 लोग मारे गए। सुने मेरी बात, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो आपने उसको डिनाई किया, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं। फिर आपने बात की कि आप उसके लिए कॉन्सुलेट दे दें या उसका ये कर दे वो कर दे, कि वहां पे बलोच चाह रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पश्तूनों की है। मेजर साहब को भी पता होगा, आपको भी पता होगा, मोर देन 65%, ठीक है। बलूचिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये भी अच्छा हुआ कि मैंने पिछले 2 सालों में काफी उनके विजिट्स किए, उन डिस्ट्रिक्ट के जो इंसर्जेंसी है जहां पे। मैं ये नहीं करता कि मैं क्वेटा में फिरा था, मैं चमन में फिरा था, उसकी बिल्कुल मैं बात नहीं करूंगा। वहां पे कोई इंसर्जेंसी नहीं है, वहां पे कारोबार लोग कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वहां पे भी जाके मेरी जब लोगों से बात हुई, मैं पॉलिटिकल लोगों की भी बात करता हूं और मैं पढ़े लिखे क्लास की बात करता हूं। मैंने इवन गवादर के ओल्ड शहर में मैंने लोगों को इंटरव्यू किया। ओल्ड शहर में 90,000 पॉपुलेशन है वहां पे किसी एक बंदे ने मुझे ये नहीं कहा, बिल्कुल फ्री हैंड थे हमारे साथ। सिर्फ मैं नहीं था कि पाकिस्तानी मीडिया के लोग थे, अल जजीरा के लोग भी थे और भी हमारे साथ काफी सारे लोग थे। किसी एक सिंगल बंदे ने वहां पे ये नहीं कहा था कि यार ये जो सामने प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं सीपेक का या जो गवादर पोर्ट है, इससे हमें कोई परेशानी है। उन्होंने 2 बातें मुझे की, मैं यहां पे भी करता चलूं। एक, उन्होंने कहा कि हमारा फिशरीज का बिजनेस है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये दूसरी बात उन्होंने की कि हाँ में पानी का इशू है, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका इशू है, इसके ऊपर हमें कर दिया जाए। उसके बाद मैंने ऑपरेशनल जो डायरेक्टर ऑपरेशन है उसके गवादर के, मैंने उसको यकीन करें इंटरव्यू किया। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको भेज भी सकता हूं, आप उसको देख लें। उसने मतलब उसके मैंने डेटा चेक किया, मैंने कहा यार ये भी एक पॉइंट उठाया जाता है कि यहाँ पे नॉन बलोचों को जॉब दी जाती है। अगर मैं खैबर पुख्तूनख्वा से हूं, पंजाब, लाहौर, कराची से लोग आके और यहाँ पे जॉब उनको मिल जाती है। उसने कहा कि 460 पीपल दे आर ऑल फ्रॉम बलोच, जो लोग हैं मुख्तलिफ। सबसे ज्यादा तुर्बत के लोग वहां पे काम करते हैं क्योंकि जॉइंट डिस्ट्रिक्ट है गवादर के साथ। गवादर की क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है और शायद एजुकेशन भी इतनी नहीं है, यूनिवर्सिटी वहां पे मतलब कॉलेज लेवल तक है। तुर्बत में
इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वहां पे मौजूद है, तो वो लोग वहां पे एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो ये आपका जो पॉइंट है, जो आप ये उठ के ये कह रहे हैं कि हमने अलग बलूचिस्तान बनाना है, जिस तरह आप लोगों ने पुख्तनिस्तान के ऊपर भी बात की थी कि आजाद पुख्तनिस्तान लोग मांग रहे थे, वही वली खान की फैमिली आज यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लोग यहाँ नेशनल असेंबली इस्लामाबाद में भी बैठे होते हैं, खैबर पुख्तनख्वा की जो प्रोविंशियल असेंबली है वहां पे भी, और कराची में भी उनके लोग मौजूद। जी मैं 2-3 बातें कहूंगा। मैंने सुनी फकर साहब की भी बात और वैभव की भी बात सुनी। देखिए ऐसा है मैडम कि पहली बात तो ये कि आपने बोला छुप के वार नहीं करते, तो जो टेरर के इंसिडेंट्स हैं वो अलग बात कर, मैं आपके आर्मी को डायरेक्टली बता रहा हूँ। 1947-48 में आपके शाहिद अफरीदी हैं, उन्होंने बड़े फख्र के साथ बोला था कि मेरे जो उनके दादाजी थे शाहिद अफरीदी, आपके जो मशहूर क्रिकेटर हैं, वो मुजाहिदीन थे, गाजी थे, पता नहीं कौन कौन से शहरों के नाम लिए उन्होंने, बोला कि कश्मीर में दाखिल हो गए, पता नहीं क्या मसला है उनका। चलिए एक तो ये। दूसरी चीज 47 में भी पाकिस्तान की आर्मी आई थी, 65 में भी अखनूर पे चढ़ दौड़ी थी पाकिस्तानी फौज। 1999 कारगिल का मैं याद दिला दूं आपको, 1999 कारगिल उसमें करा था। सियाचिन पे भी पाकिस्तानी फौज के मंसूबे थे, लेकिन 3 दिन पहले इंडियन आर्मी वहां पे पहुंच गई। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, कभी और डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आपने बोली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, हमारे इंडिया से आगे निकल जाएगा सीपैक में। जो भी पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं, ये मैं उनको ये कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी इज्जत के साथ ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी शायद आपको गलतफहमी है। टोटल सीपैक 15 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट होना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, 15 इयर्स का प्रोजेक्ट है। और टोटल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पहले 40 बिलियन था, फिर 52 बिलियन हुआ, अब 65 बिलियन हो गया। लेकिन अभी तक जो खर्चा हुआ है उसके ऊपर, अभी तक अराउंड 45 बिलियन US डॉलर्स का खर्चा हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं कि अराउंड 80%, 70-80% चाइना खर्च कर चुकी है पाकिस्तान में। तो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा। ये 15 साल के ऊपर पूरा खर्चा होना था। मैं आपको सब पाकिस्तानी भाई बहन को बताता चलूं कि इंडिया और चाइना की जो 1 साल की ट्रेड है वो 100 बिलियन की है, यानी कि आपके 15 साल के सीपैक से 2.5 गुना हर साल इंडिया और चाइना की ट्रेड है, जिसमें 60 to 65% इज इन फेवर ऑफ चाइना। हम चाइना को 100 बिलियन डॉलर हर साल देते हैं। चाइना आएगा 15 साल में 65 बिलियन लगाएगा, फिर इंडस्ट्री उठेगी, फिर होगा। हम तो हर साल करते आ रहे हैं। तो ये सब चीजें ना इंडिया, हम पता है हमारा असली मसला क्या है। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान आबाद रहे, खूब पैसे आप लोग कमाएं, फौज ना कमाए आपकी, आम आदमी तो कमाए, फौजी फाउंडेशन को कॉन्ट्रैक्ट ना मिले आपके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा है ना मामला कि इंडिया जल जाएगा, शायद पाकिस्तानी भाइयों बहनों को ये नहीं पता इंडिया का साइज क्या है। इंडिया को जलाने के लिए ना बहुत मतलब एक बहुत बड़ी आग चाहिए, ऐसे वैसे नहीं चलता इंडिया। तो 100 बिलियन हम चाइना के साथ, और चाइना का जब वो शी जिनपिंग इंडिया आया था, जब मोदी जी के साथ झूले पे बैठा था, उन्होंने मुआहदा साइन करा कि साहब हमें 2028 या 30 तक, 2028 या 2030 तक हमें इसको 500 बिलियन ले जाना है। 500 बिलियन पर ईयर का हमें ट्रेड करना है, एनुअल ट्रेड करना है, हर सालाना ट्रेड 500 बिलियन US डॉलर्स का करना है। तो ये सब जो बातें हैं ना कि जल गया और इंडिया को डर लग गया, ये गलत बात है। तीसरी एक और चीज है, आखिरी चीज मैं अपने छोटा सा 30 सेकंड और लूंगा। ये बात समझने की है कि जो रॉ के बारे में अक्सर बात करते हैं ना आप लोग पाकिस्तान में, रॉ एक सिविलियन एजेंसी है, ISI जो है वो आर्मी लेड है, चाहे वो इंटर सर्विसेज हो, पर जनरली देखा गया है कि उसका जो बॉस है ISI का, जो भी जर्नल जो टॉप पे है, DG ISI है, वो जनरली पाकिस्तानी आर्मी से होता है। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि नेवी या एयरफोर्स से हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मैंने तो आर्मी वाले ही देखे हैं। चाहे जनरल हमीद गुल के टाइम से अब मैं देखता आ रहा हूं, तो मैंने तो आर्मी वाले ही देखे हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ जो भी एजेंसीज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, चाहे रॉ है, चाहे CID है, चाहे कोई भी है, दीज आर ऑल हेडेड बाय सिविलियंस। ये सारे के सारे सिविलियन इसके हेड हैं, इसमें आर्मी का कोई भी दखल नहीं है। तो हमारे यहाँ जो डेप्थ है डेमोक्रेसी की, हर चीज के लिए दाम देना पड़ता है दुनिया में ना। आपको अगर एक मजबूत मुल्क बनाना है, राइट, तो वो ताकत तो उतनी है सिस्टम में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं थ्रूपुट इन द सिस्टम, मैनेजमेंट जार्गन है, आपको समझ में आता होगा, थ्रूपुट इन द सिस्टम इज द सेम। तो ताकत तो उतनी है सबके पास, पर ताकत बढ़ती, बटोरने से ताकत नहीं बढ़ती। हिंदुस्तान की ताकत क्यों बढ़ी? ना हमारी कभी आर्मी ने कोशिश करी, ना हमारी आर्मी ने बात करी, ना हमारी कभी आर्मी ने बोला कि हमें ये चीजें दे दो, ये वसाइल हमें चाहिए, ना हमारी फौज ने बोला कि हम जो ऐवान सदर पे हम चढ़ दौड़ते हैं, ना किसी आर्मी चीफ ने इसकी कोशिश करी, ना उसके जहन में ये बात आई। इसीलिए क्या होता है कि मुल्क ऐसे ही पावरफुल बनते हैं जब कोई जर्नल कहता है ना कि मुझे आपके ऊपर हुकूमत करनी है। दूसरी चीज, ये बड़ा पाकिस्तान ने, अगर मैं, आपने सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन मैं फिर भी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब दे दूं इसका। आरजू जी, ऐसा है कि
ये बीच में बड़ा मामला आया ना कि इस्लामोफोबिया इंडिया में चल रहा है कोविड-19 को करते हुए। पाकिस्तान से बड़ा वो गल्फ वाले जो किराए के 3-4 वकील थे किराए वाले, और एक कोई प्रिंसेस थी जिसका किसी ने नाम नहीं, वो प्रिंसेस ने भी बोला कि वो मेरा अकाउंट ही नहीं है, वो तो पाक अंडरस्कोर फौज करके ट्विटर का अकाउंट चल रहा था, उसमें मेरा नाम बदल के चिपका दिया किसी ने। बाद में वो मामला गड़बड़ हो गया। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, स्टोरी चाहिए गल्फ टाइम में अगर आपकी नजर से गुजरी हो, ये ना कहें सर। ये ना कहें एक मिनट सर, मैं आपको फकर साहब एक मिनट में आपको कंप्लीट कर दूं। इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इंडिया के न्यूज़पेपर ने करी थी, और मैं ये बात आपकी कहता हूं कि आप सही कह रहे हैं। एक मिनट के लिए मान लीजिए आप सही कह रहे हैं, गल्फ टाइम ने रिपोर्ट करा, आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं गल्फ टाइम ने करा, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? मैं आपको बताता हूं सच्ची बात क्या है। कुवैत और यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने नरेंद्र मोदी जी को यह बोला है कि हम आपके आर्मी के डॉक्टर से इतना इंप्रेस्ड हैं कि जो आपके एक्स सर्विसमैन है, जो आपके रिटायर्ड आर्मी के डॉक्टर्स हैं, आप उनको भेजिए। वो बुला रहे हैं, उनका ऑफिशियल लेटर आया मोदी जी के पास, तो हम यहां से डॉक्टर भेज रहे हैं। 55 से 65 मुल्कों पे हम दवाइयां भेज रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो किसी का ये कहना कि कोई पाकिस्तान से यूएई से ये बोले कि साहब इंडिया पे क्या जोर पड़ेगा, इतने सारी यूएई की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से कम है, तेल हम लोग अमेरिका से ले रहे हैं, ये कैसे दबाएंगे इंडिया को? मुझे नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल सही। ये कैसे दबाएंगे? और हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। अगर जमायती हैं, जमायतियों ने तो आपके यहाँ भी कहर बर्पा कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में जो कोविड फैला है उसमें भी तो तबलीगी जमात वाले हैं, जो मलेशिया में फैला है उसमें भी तबलीगी जमात वाले हैं। अगर यहाँ पे कुछ केसेस हुए हैं, यहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ भी केसेस हुए हैं। और आखिरी चीज, मैं सॉरी, मैंने माफी चाहता हूं, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। देखिए आरजू जी, ऐसा होता है ना कि कई बार हम लोग ये बात नहीं समझते। हम लोग कहते हैं यहाँ पे इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। पिछले साल इमरान खान को अवार्ड दे दिया ना, मुस्लिम ऑफ द ईयर, राइट? मुस्लिम ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया। आप खुद सोचे ना, आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, आप लोग पाकिस्तानी जो भी करते हैं ह्यूमैनिटी की बात, आपने कभी सुना है हिंदू ऑफ द ईयर, क्रिश्चियन ऑफ द ईयर, सिख ऑफ द ईयर, बुद्धिस्ट ऑफ द ईयर? आपने कभी सुना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन, ओआईसी? नहीं, मजहब हमारे लिए प्राइवेट मामला है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मजहब हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम मना नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल ही दूध के धुले हैं साहब और इंडिया में सब परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपने क्या कर दिया? मैंने एक और बोला था, पाकिस्तानी भाई मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे बोला था कि आप लोग ना बेसिक चीज भूल गए। आपने उसको ना रब्बुल मुस्लिमीन बना दिया, आपने उसको रब्बुल आलमीन नहीं छोड़ा। ये दिक्कत हो गई। सबको बोल दिया कि नहीं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम, इतना कर दिया कि लोग परेशान हो गए। जी फकर। अच्छा, मैं थोड़ा सा इनको कह दूं, बिल्कुल इनकी बात सही है। बहुत बड़ा बिजनेस है यूएई, कुवैत और हिंदुस्तान के दरमियान। ये जो प्रिंसेस की जिनकी उन्होंने बात की, तो उन्होंने जब इंडी टीवी के साथ लाइव उनका था, एक वीडियो के थ्रू मतलब वो आई थी, वो क्लिप भी मैंने देखा था। उसमें भी उसने ये जिक्र किया कि बहुत सारे हिंदुस्तानी यहाँ पे हमारे मुल्क को बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने जिस चीज को डिनाई नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं करते। हमारे पाकिस्तान के भी मिलियन ऑफ पीपल मतलब दे आर अर्निंग फ्रॉम द सऊदी इकोनॉमी, यूएई, कुवैत, मुख्तलिफ, और आपके यहाँ भी, हमारे बल्कि साउथ एशिया के बांग्लादेश के लोग भी वहीं से जाके कमा रहे होते हैं। ये कोई बुरा नहीं है ना, उसने इस चीज को वो किया। उसने कहा था कि हम टॉलरेंस के ऊपर बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार हम इस चीज पे बिल्कुल बिलीव नहीं रखते कि मेरा 1450 साल पुराना एक मजहब या हमारा जो सिस्टम आ रहा है इस्लाम का, तो उसका मजाक उड़ाया जाए। उसने ये बात अपने ट्वीट में भी की और ये अपने आपके चैनल के साथ जिस वक्त बात करी थी उसने की। दूसरी बात आपने की कि उनके पास तो तेल नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त यूएई की इकोनॉमी शायद ही तेल में, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी इकोनॉमी तेल के ऊपर चल रही है। सऊदीया की चल रही है और शायद कुवैत की चल रही है। यूएई की इकोनॉमी टूरिज्म और इस तरह की चीजों पे वो मतलब उनकी इकोनॉमी को रन कर रहे होते हैं। और उन्होंने कहा भी था, उन्होंने ये तक बात की थी कि हाँ, आप लोग यहाँ पे आके जॉब्स करते हैं, वो यहाँ पे हमारे मुल्क को बनाने में उनका रोल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ पे करते हैं तो वो आपके मुल्क में, हिंदुस्तान में बिलियन ऑफ डॉलर्स भी भिजवाते हैं। ये दोनों बातें उन्होंने की। आपने कहा कि वो डॉक्टर्स बुलाएं, बिल्कुल डॉक्टर्स इस वक्त रशिया ने अमेरिका को मतलब एड भेजा, साउथ एशिया ने मतलब साउथ कोरिया ने और चाइना ने मतलब उन मुल्कों को एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते। यार अगर आपसे मेडिसिन हम नहीं लेते, हिंदुस्तान से लेते हैं ना, सीरम आपका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, शायद 125 कंट्रीज में वो ऑपरेट करता है, उनकी वैक्सीन और ये चीजें जारी होती है। ये तो हम नहीं कह सकते कि हम हिंदुस्तान से बिल्कुल भी कुछ लेते नहीं, हमारी तो उनके साथ दुश्मनी है, नहीं, ऐसा नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो ना मैंने हमने वैभव के साथ भी एक बात करी थी डिफेंसिव ऑफेंस में, तो वही बात मैं रिपीट करता हूँ। ये जो प्रिंसेस जो लोग बोलते हैं ना, हम लोग ज्यादा इनको सीरियसली ले लेते हैं। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया में जो सऊदी रॉयल फैमिली है ना, उसमें 15,000 मेंबर हैं सऊदी रॉयल फैमिली में। तो
ये 15,000 सऊदी, सिर्फ सऊदी में। अब आप पूरे गल्फ को ले लीजिए, पूरे मिडिल ईस्ट को, ये लाखों में है। तो कोई एक चल के ट्वीट कर दे या कोई एक इंडियन चैनल को, मुझे नहीं लगता इतनी कोई सीरियस बात है, ना हमने इसको इतना सीरियस लिया। दूसरी चीज ये ना, कभी एक गलती, ये जो थोड़ा सा एक बड़े इंडियन जर्नलिस्ट हैं, मैं उन्होंने बोला, अरबियों की जो आदत है ना उसके बारे में उन्होंने बोला, ही इज अ मुस्लिम जर्नलिस्ट वेरी फेमस इन इंडिया। उन्होंने बोला कि अरबियों को ना जमीन के ऊपर कुरान समझ में आई, ना जमीन के नीचे तेल समझ में आया। इनको कुछ समझ में नहीं आया। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अरबियों के साथ, ये तुम हमारे यहां कमाते हो, आप निकालना चाहते हैं हिंदुस्तानियों को, निकाल दीजिए भाई, आपको इतनी खुजली हो रही है, आप निकाल दीजिए हिंदुस्तानियों को। इनको तो कुछ करना नहीं आता, आप छोड़ दीजिए। सिर्फ लेबर की बात नहीं कर रहे, इनकी कंपनी के सीईओज कौन है, इनकी कंपनी के बड़े बड़े जनरल मैनेजर्स और वाइस प्रेसिडेंट्स कौन है, दिमाग किसका है? अरबियों में दिमाग है। उसको तो गोरा आया वहां पे, आरजू जी बड़े बड़े इज्जत के साथ कह रहा हूं, गोरा आया और गोरे ने बोला कि ये जो काला पानी जमीन से निकल रहा है तेल है। तो जाहिल थे, ये तो ऊंट पे चलते थे और ये भेड़ दुम्बे हाँकते थे। इनको तो बताया किसी गोरे ने कि भैया तेल है, ये इसको गाड़ी में डालो, गाड़ी चलती है। तो अभी ये जितने भी महल आप देख रहे हैं ना, ये सोने का टॉयलेट बना दिया, बड़े बड़े फोटो है ना कि सोने की कार है, ये सब कहां से आया? तो गोरे ने बताया इनको। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाँ ठीक है, इंडिया में प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको आखिरी में ये बता दूं, इंडिया में प्रॉब्लम है। क्यों नहीं है इंडिया में प्रॉब्लम? हर एक मुल्क में होती है, हमारे यहां भी प्रॉब्लम है। पर अगर कोई ये सोचे कि आंख दिखा दे इंडिया को, वो चाइना क्यों ना हो, वो अमेरिका क्यों ना हो, वो कोई हो, आप 130 करोड़ बंदों को, मोदी क्यों खड़ा है इतनी सॉलिडली? जो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने सॉलिडली क्यों खड़े हैं? वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि वो खुद बहुत बड़े कोई बहादुर होंगे जरूर, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मना नहीं कर रहा, लेकिन वो खड़े इस कारण से नहीं है, खड़े इसलिए क्योंकि उनको पता है 130 करोड़ बंदा मेरे पीछे खड़ा हुआ है। मैं सर यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी आप दोनों से ही, वो ये कि आप लोगों का इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों है? जब FATF की बात होती है और पाकिस्तान का नाम आता है जी ग्रे लिस्ट में, तो आपके यहाँ जो है वो सब भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं, फुलझड़ियां छोड़ना शुरू कर देते हैं कि बड़े खुश हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपका पड़ोसी किसी मुश्किल में है तो आपकी भी साथ दीवार लगी हुई है, तो वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इंडिया में कुछ बुरा हो रहा हो तो मैं कभी खुशी नहीं मनाऊंगी, मैं चाहूंगी कि ठीक हो जाए। तो इसी तरह से, लेकिन जब ईरान है, ईरान ब्लैक लिस्ट में है, आज का नहीं कई सालों से, लेकिन ईरान के साथ भारत जो है वो अपने ताल्लुकात उसी तरह रखता है, ईरान का नाम नहीं लेता, ईरान को कभी नहीं कहता कि ब्लैक लिस्ट में है, इसको ये हो गया, इसके साथ बात नहीं करेंगे। क्यों पाकिस्तान के साथ इतनी नफरत है और कब तक चलेगी? और आगे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम उसके पास क्या यही नफरतें छोड़ के जाएंगे जो पिछले 72 सालों से चली आ रही हैं? जी मैं 1 मिनट लेता हूं, फिर वैभव आप कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आरजू जी, पहली चीज ये है कि लव अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर में फर्क हमें समझना जरूरी है। जहां पे भारत के इंटरेस्ट होंगे, जहां पे हमारे मफादात होंगे, हम वहां पे जाएंगे। सही गलत समझना, जो भारत माँ, जिसको मैं माँ कहता हूं, जो मेरी मिट्टी है, जो मेरी मिट्टी के लिए सही है, जो मेरे मुल्क के लिए सही है, वो मेरे लिए सही है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ईरान के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। FATF कोई पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत नहीं है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टेररिज्म का है। आप लोगों ने हाफिज सईद पाला मैडम, आप लोगों ने मसूद अजहर पाला, आप लोगों ने सैयद सलाउद्दीन पाला, लोगों ने पकड़ लिया, इसलिए FATF लगाए। पहली चीज। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स, देन वैभव कैन टेक ओवर। आप लोगों ने करा, आप उसके नतीजे भुगत रहे हैं। आप कश्मीर में बंद कर दीजिए सब कुछ। हाँ, आप कश्मीर का मसला उठाइए, आप यूनाइटेड नेशंस में उठाइए, आप दुनिया भर को बोलिए, भारत की बुराई करिए, आपका हक है, ये आपका हक है कश्मीर का मसला उठाना हर जगह। लेकिन जब तक हथियारबंद लोग मदरसे से, पाकिस्तान से, आपके लश्कर से, जैश से आते रहेंगे तो ये कशीदगियां चलती रहेंगी। आप कह रहे हैं 70 साल के और 70 साल तक चलती रहेंगी। 130 करोड़ का मुल्क है, बड़ी आबादी है, आप लड़ते रहेंगे, हम भी लड़ते रहेंगे। अगली 4 जनरेशन, 3 खराब हो गई, 10 और हो जाए। देखिए, मुल्क पे हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, भारत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। भारत पे कोई कॉम्प्रोमाइज। और मैं आपको बताता हूं ना मैडम, एक आखिरी चीज, हम लोग नेशनल वॉर मेमोरियल की बात करते हैं, जहां पे हमारे फौजी शहीद हैं, हजारों शहीद फौजियों का वहां पे नाम, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनका नाम वहां पे लिखा है। ठीक है, वो चाहे 20,000 शहीद हो, 20 लाख शहीद हो जाएं, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, तो इस पे बातचीत नहीं हो सकती। बाकी आपको आलू गोश्त की बात करनी है, कढ़ाई की बात करनी है, कव्वाली की बात करनी, वी आर ऑलवेज देयर, लेकिन हिंदुस्तान की सोवरेनिटी के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। वैभव आप प्लीज। लेकिन वैभव जी, अगर FATF में ईरान गया है तो वो भी कोई गोलगप्पे और जलेबियां खिलाने की वजह से तो नहीं गया होगा। और आप जो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो पैसा भी तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी चीज में डाल रहे, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो कोई चीज भी हो। क्या कहेंगे आप?
देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ईरान से जो टेररिज्म होता है ना, उससे हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। आप ईरान ने हिंदुस्तानी नहीं मारे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ईरान क्या करता है क्या नहीं करता है, ये ईरान के बीच की बात है, और जिन जिन कंट्रियों ने उसके ऊपर बैन लगाया उनके बीच की बात है। मैं उस पर कमेंट नहीं करने जाऊंगा। अगर आप ऐसी बात करेंगी तो फिर मैं हमास के ऊपर भी मेरी ओपिनियन है। ऐसे तो फिर सऊदी अरेबिया का जो आईसिस के अंदर जो रोल है, फिर मेरी उसके ऊपर भी ओपिनियन है। फिर आईसिस ने जो बंदे मारे हैं, कलमा पढ़ पढ़ के जिनकी गर्दनें काटी हैं, उसमें पैसा किसका लगा है? आपके जो रिटायर्ड आर्मी चीफ है जो वहां सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, राहील शरीफ, वो सुनिए, वो वहां बैठ के शियाओं का कत्लेआम कर रहे हैं यमन में, सऊदी फोर्सेस को लीड कर रहे हैं, और गाजर मूली की तरह शियाओं को, हुथियों को मारा जा रहा है, और उसके कमांडर इन चीफ आपका आर्मी है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ। सुनिए, अरे आप देखिए, थोड़ा तहम्मुल, ठीक है। अब आप ये कह रही हैं कि अब हम क्यों नहीं हम ईरान के खिलाफ बात करते? अरे आप अपने आर्मी चीफ को सऊदी अरेबिया से बुलाइए, आप उसे कहिए कि भाई तुम रिटायर्ड हो गए, तुम वहां पे जाकर के शियाओं की कत्लो गारत कर रहे हो, हुथियों की, सऊदी अरेबिया के लिए, उसके तेल के पैसों के लिए, ठीक है। क्या उन्होंने, अच्छा आप गर्दन हिला रही है, मैं देख रहा हूं, तो क्या वो नहीं मार रहे हुथियों को? हुथियों को कौन मार रहा है? यहूदी मार रहे हैं वहां पे। तो देखिए, ये चीजें आप मुझे मत बताएं कि ईरान के साथ हमारा, भाई आपने हमारे 70,000 बंदे मारे हैं पिछले 70 साल में। 70,000, more than 70,000 Indians have died in terrorism related activities which originated from Pakistan and were directly operated by ISI. तो ये चीज हम उससे डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं, हमारे लोग मरे हैं। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान, आप रिलेशंस की बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो है वो अच्छे होने चाहिए, चाहे डिस्पाइट द फैक्ट कि ये चाहे जो भी हो रहा है। देखिए, यूएन की कोई हैसियत नहीं है। यूएन तो एक WHO का जो चीफ है उसको नहीं हटा पा रहा, जिसके पीछे चाइना खड़ा हो गया है, ठीक है। जो एक नौकरशाह को, एक मुलाजिम को नहीं हटा पा रहा, वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो ये आपका एक चूरन है जो आपकी फौज, आपकी पूरे आवाम को 70 साल से खिला रही है। आप लोग खाए जा रहे हैं, आप लोग को उसकी आदत लग गई है। आप उसको लगता है कि नहीं, हम इस तरह से बात करेंगे, यूएन की बात करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया में बात करेंगे, किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता। 10 लाख से ज्यादा जो है यूगर मुस्लिम जो है वहां चाइना में जो है वो कंसंट्रेशन कैंप्स में है, री एजुकेशन के नाम पे। मोहम्मद नाम रखने पे बैन है। कुरान दोबारा लिखी जा रही है। कुरान जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, वो कुरान लिखी जा रही है। दुनिया को उससे फर्क नहीं पड़ता। आप हमें बता रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर दुनिया खड़ी हो जाएगी, और उसमें कोई गल्फ की प्रिंसेस नहीं बोलेगी बीच में कि चाइना में इस्लामोफोबिया हो गया है। उसमें कोई गल्फ की, वो हमारे यहाँ बोला जाता है ना, मुहावरा मुझे ठीक से नहीं आता, लेकिन मेरे ख्याल कहते हैं ना कि पूछो खेत की और सुनो खलियान की, कि वो मैं बात कुछ और पूछ रही हूँ और आप लोगों ने मुझे उसके अलावा सब कुछ बता दिया। मैं एक आखिरी चीज बोल दूं अर्जुन जी, आपने बोला कि हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। होने चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्यों होने चाहिए। मुझे, मेरे मुल्क को, मैं खत्म हो जाऊं, मेरा परिवार, मेरा खानदान खत्म हो जाए, भारत को फायदा होना चाहिए, मेरे मुल्क को फायदा होना चाहिए। अगर मुझे चोर से हाथ मिलाना है, मैं चोर से हाथ मिलाऊंगा, मुझे कातिल से हाथ मिलाना है, मुझे कातिल से हाथ मिलाऊंगा, लेकिन मैं अपने मुल्क को महफूज रखूंगा। मेरी पहली लॉयल्टी, मेरी पहली वफादारी मेरे मुल्क के लिए है, मेरे खानदान के लिए नहीं है। मेरी पहली लॉयल्टी मेरे मुल्क के लिए है। और दूसरी चीज है, मुझे फायदा हो रहा है ईरान से, मैं ईरान से हाथ मिलाऊंगा, मुझे पाकिस्तान से फायदा नहीं मिलाऊंगा। इतनी सी बात है। ये मेरी फिलॉसफी है। मैं चाहता हूं कि भारत इस फिलॉसफी पे चले। फखर, वन लाइनर आपके लिए। मैं जवाब इनको बिल्कुल ये बात कर रहे हैं ना, इन्होंने बात की कि यार ईरान जो मर्जी करता रहता है, वो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। यमन के अंदर अगर ये कहते हैं कि वहां पे राहिल शरीफ तो बाद में आया है ना। राहिल शरीफ तो मेरे ख्याल 2015 के बाद 15 में रिटायर्ड हुआ था, 16 या 17 में उसने ज्वाइन किया उस फोर्स को, जो इस्लामिक फोर्स जिसको कहा जाता है। तो आपके तो सऊदिया के आपको शियो के कत्ल पे हो रहा है, तो आप सऊदिया से क्यों बात नहीं करते? जब की क्या हैसियत होगी सऊदिया में? बेशक वो पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो या यूएई से हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात आपने की कि ईरान से आपको फायदा हो रहा है, पाकिस्तान से आपको, आप मतलब यही हुआ फिर पाकिस्तान का वो स्टांस बिल्कुल फिर ठीक है कि अगर पाकिस्तान आपकी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, वहां पे आपको मारता है, तो फिर वो ठीक करता है क्योंकि पाकिस्तान को उससे फायदा होगा। अगर पाकिस्तान कश्मीर में कुछ करता है, पाकिस्तान से उसको फायदा, फिर इसका मतलब है वो ठीक कर रहा है। आपने बात की कि अभी वैभव भाई ने बात की कि इतने सारे लोग मारे गए। हमारे पिछले 20 सालों में मोर देन 70,000 लोग जो है वो मारे गए, शहीद किए गए, ठीक है। उसके बावजूद भी हम वॉर ऑन टेरर लड़े। अमेरिका जैसा मुल्क उससे भागा, लेकिन पाकिस्तान उससे नहीं भागा। पैसे के लिए लड़े, आज भी आप पैसे के लिए लड़े। बिल्कुल, आपको पैसे मिले हैं।
जी, यहाँ पे मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने ज्वाइन किया और आई होप कि हम इस तरह की डिस्कशन जब तक ये लॉकडाउन चल रहे हैं हम रखते रहेंगे। जी 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 वैभव सर। देखिए, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को नहीं बात करता, भैया मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको चाहिए, उम्मा की लीडरशिप आपको चाहिए और शिया सुन्नी का मसला जाके हिंदुस्तान सुलझाए, तो वो तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन नहीं एक दूसरे के लिए बात कोई नहीं है, मजाक है। तो यूएई ने एक स्टेटमेंट छोटी सी एक जी 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 आरजू जी 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 आरजू और मेरा ख्याल है फखर भी कहना चाहेंगे कि प्लीज मोदी जी से कहेंगे वो संडे को भाषण ना दिया करें क्योंकि आपका शो मिस हो जाता है फिर। तो हम कहते जैसे ही हम देखते हैं मोदी जी आ गए फिर चलो भाई गम आसान तो गया, तो प्लीज मोदी जी से कहेंगे बाकी 6 दिन पड़े भाई आप उस दिन भाषण दे दिया करें, क्यों संडे को वो भाषण देते वो भी सुबह ही सुबह। तो वो तो सर आई होप कि आपको दोबारा हम जल्दी देखेंगे घमासान। वो संडे को बनीगाला में हॉलीडे नहीं करते ना, दिक्कत वही करनी चाहिए सर। अगर वो हॉलीडे करना शुरू करेंगे ना, एक नॉर्मल आदमी की तरह जीने लगेंगे तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे। 130 करोड़ लोगों का वजीर आजम नॉर्मल आदमी नहीं होता। और शादी करवाते मोदी जी की भी कुछ तो अरे इमरान साहब ने 3 कर ली, क्या मिला? क्या बिगाड़ लिया इमरान खान ने? 3 करके 3 कर ली तो क्या मिला? मोदी जी को आप लोग बिगाड़ रहे हैं। हो सकता है चौथी भी कर ले, कोई मसला नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं इमरान साहब की जल्दी हो, 2-3 रखे हैं, वो बनीगाला बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मोदी जी भी खुश रहे और इमरान खान भी खुश रहे और दोनों के लोग भी आराम से रहे। आपकी फॉर्मर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो अभी हटी हैं, उन्होंने उनका भी एक वीडियो आया था ना कि आदमी आया, उसने बोला क्या करते, तो बोलता है कि मेरी 4 बीवी 18 बच्चे, तो बोले इसके अलावा क्या करते हो? तो कुछ दिन में इमरान साहब के साथ भी यही पूछा जाएगा। अगर कोई ट्री पे कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे मोदी जी बिल्कुल ही बैठे हुए, तो वो भी गलत है ना। बेचारों को मतलब इंसान है, वो भी उनका भी कुछ होता होगा कि यार मैं घर में बर्तन धोऊं, कोई काम करूं, घर में बीवी मुझे पर चिल्लाए, तो वो फिर इंसान अपने आप नॉर्मल हो जाता है। वैसे आरजू मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी की बहुत बढ़िया थी। किसी ने बोला कि अगर आप प्रधानमंत्री नहीं रहे भारत के तो आप क्या करेंगे? तो इसे क्या करूंगा, मेरा 2 बेडरूम का फ्लैट है अहमदाबाद में, चला जाऊंगा। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, वो आदमी क्यों भारत को लीड कर पाता है और इतना सक्सेसफुली। और देश के ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी ने गलतियां नहीं करी, ये बात नहीं है, बिल्कुल गलतियां करी हैं, जरूर करी हैं, लेकिन देश उनके पीछे पता है क्यों खड़ा, उसका रीजन है। ये नहीं कि जो आप कहते हैं हिंदू हार्डलाइन राइट विंग, ये मामला नहीं है, मामला कुछ और है। उस आदमी की जरूरतें बहुत कम है। वो उस आदमी के पास 4 कपड़े हैं, ठीक है, उसने अभी को सूट वूट सिलवा लिया, बिकॉज बाहर जाके लोगों को मिलना पड़ता है, वही अपना थैला उठा के वापस उसने चला जाना है अहमदाबाद में। उसकी जरूरतें बहुत कम है, दैट इज व्हाई ही इज इनकरप्टेबल। आप कभी ये उंगली नहीं उठा सकते। आज तक ऑपोजिशन जो इंडिया की सर पे चढ़ी रहती है, ऑपोजिशन ये नहीं कह पाई कि मोदी ने 1 रुपए लिया है। उसको इंटरेस्ट नहीं, वेजिटेरियन आदमी है, खिचड़ी खाता है, वो साफ कपड़े पहनता है, कुर्ता पहनता है। गांधी जी भी थे, गांधी जी भी